मेरे प्यारे दोस्तों, श्योर सक्सेस की तरफ से फिर से आप लोगों को एक बार प्यार भरा नमस्कार। बल्कि जिस तरह का टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे मेरे प्यारे दोस्तों ना बोल करके मुझे प्यारे भाई बहनों बोलना चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक है 12वीं के बाद क्या करें। जब से हम पढ़ाई शुरू करते हैं, यानी कि हम प्ले ग्रुप से शुरू करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और फिर ट्वेल्थ ही एक ऐसा क्लास होता है, एक ऐसा ही स्टैंडर्ड होता है जिसके बाद में हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, कौन सी दिशा में जाएं। और ये डिसीजन वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो 12वीं के बाद में आप किस तरफ जाते हैं वो बहुत कुछ अपने आप में बताता है और वो आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहता है। अभी तक 12वीं तक तो क्या होता है कि आपके बड़े भाई बहन, पापा और भी कोई जो रिलेटिव्स होते हैं उनके हिसाब से आप लगभग चलते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 12वीं के बाद में क्या करना चाहिए उसका आप एक इन डेप्थ एनालिसिस ज़रूर करें। 12वीं के बाद करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। मतलब इसमें एक तो ये होता है कि इस पे मतलब आपने कौन सी कॉमर्स आपने चूज़ किया है, कि बायोलॉजी चूज़ करी है, कि मैथ्स चूज़ किया है। उसके हिसाब से दो तरह के स्ट्रीम्स बनते हैं। मेजरली देखें तो इसमें एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल अगर हम देखें तो BA, BSc, BCom इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये नॉन टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल में आ जाता है B आर्किटेक्चर आ जाता है, B फार्मेसी आ जाता है, B.Tech आ जाता है और भी पैरामेडिकल कोर्सेज काफ़ी सारे आ जाते हैं जो कि टेक्निकल के अंतर्गत आते हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो से मैंने चयन और चॉइस इन पे बहुत जोर दिया है, तो उसको भी ज़रूर देखें, तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि चयन का मतलब मैं क्यों इतना ज़ोर देता हूँ। एक मैंने मोटे तौर पे एनालिसिस 3-4 स्टेट्स का किया था, तो उसमें मैंने ये देखा कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितना अंतर होता है। तो अगर हम देखें स्टेट बोर्ड की जो कैपेसिटी होती है, स्टेट बोर्ड में मान लीजिए कि 8 लाख बच्चे या 7 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं, तो टेक्निकल में जो सीट्स होती हैं वो 50,000, 56,000 इस तरह से होती हैं। तो अगर 7 लाख 8 लाख बच्चा जब एग्ज़ाम देता है तो 5-5.5 लाख बच्चा पास होता है 12th के एग्ज़ाम में, ऑल स्ट्रीम्स पुट टुगेदर, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, सारी स्ट्रीम्स जब हम मिला लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर 7 लाख 7.5 लाख बच्चा है। काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद में मुझे ये लगा कि जैसे मान लीजिए कई एक स्टेट पे मैंने किया तो उसमें ये देखा कि 12th पास आउट मान लीजिए अगर 5-5.5 लाख बच्चे होते हैं, तो टेक्निकल कोर्सेज सारे टेक्निकल कोर्स अगर हम मिला लें तो उसमें जो सीट्स होती हैं वो 60 से 70 हज़ार होती हैं मुश्किल से। मोटे तौर पे हम ये माने कि 12th पास आउट मान लीजिए 5 लाख माना हमने, और जो टेक्निकल सीट्स हैं सारी की सारी मिला करके वो हम मान लें कि 75,000 हो गई, यानी कि ये इसका 15% हो गई। तो अगर जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं 12th में और उसमें से जितने लोग जाएंगे टेक्निकल में वो 15% होगा, बाकी बचेंगे वो 85% होगा। अच्छा, अब दोनों के दोनों 3 या 4 साल बाद ग्रेजुएट ही कहलाने वाले हैं। डिफरेंस कैसे आता है? जिन बच्चों ने टेक्निकल कोर्स कुछ भी अगर ऑप्ट किया है तो वो 4 साल बाद ग्रेजुएट होते हैं और वो टेक्निकल ग्रेजुएट होते हैं। जिन्होंने नॉन टेक्निकल अगर कुछ कोर्स लिया है तो वो 3 साल बाद ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई सी वैकेंसी निकलती है कहीं पे टेक्निकल ग्रेजुएट की, यानी कि हम मोटे तौर देखें अगर तो रेलवे में मान लीजिए उनको अगर मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, तो रेलवे में जब मैकेनिकल इंजीनियर उनको चाहिए तो जितने भी ये टेक्निकल बैकग्राउंड वाले थे 75,000 में से मान लीजिए कि इंजीनियरिंग की सीट्स अगर 50,000 थी, तो 50,000 में जितने लोगों ने भी इंजीनियरिंग मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की होगी वो सारे के सारे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें नॉन टेक्निकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन कितना बड़ा हो गया कि सिर्फ जितने भी लोग पास आउट हुए थे उसमें से सिर्फ 15% लोग ही एलिजिबल हैं उस वाली पोस्ट के लिए, और पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियर अगर मांग रहे हैं वो रेलवे में तो बहुत ही कम हो गया। तो ये एक चॉइस का फ़र्क पड़ा। अब दूसरे तौर पे हम देखें, मान लीजिए एक सिंपल ग्रेजुएट के लिए एक कोई सी नौकरी निकलती है तो उसमें ये मांगा गया है कि BA, BSc, BCom या कोई भी और अदर कोई भी ग्रेजुएट अगर है तो वो अप्लाई करे उसमें। अब जो ये ग्रेजुएशन इसमें मांगा है जिसमें BA, BSc, BCom या किसी भी तरह का और ग्रेजुएट ले सकते हैं, तो उस जगह पे ये जितने भी टेक्निकल कोर्स वाले हैं ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वाली जॉब के ऊपर एप्लीकेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो इसलिए जो अगर आप इसका कंपैरिजन करें कि एक तरफ 15% बच्चे जाते हैं, एक तरफ 85% बच्चे रहते हैं, तो जो 15% बच्चे रहते हैं इनके पास में काफ़ी फेयर अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि ये दोनों तरह के उसमें जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एज जो 85% जो बच्चे चूज़ करते हैं वो जिस जॉब पे अप्लाई करते हैं
वहाँ पे 85% तो ये कर ही लेंगे और 15% जो टेक्निकल जिन्होंने ऑप्ट किया है उनमें से भी कुछ लोग ऑप्ट करेंगे उस पर अप्लाई। तो इस तरह से उस वाली जॉब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अब आप चॉइस का फ़र्क देखिए, अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स चूज़ किया है तो आप 15% वाली क्राउड में रहेंगे, नॉन टेक्निकल कोर्स अगर आपने चूज़ किया है तो 85% वाली क्राउड में रहेंगे। सभी को मालूम है कि टेक्निकल कोर्स से जो नौकरी मिलती है वो काफ़ी स्टेबल होती है और समय के साथ साथ वो उसमें सैलरीज बढ़ती जाती हैं। वेयर एज नॉन टेक्निकल जो होता है उसमें एक तो सैलरी की स्टार्ट भी बहुत कम होती है और ये एक तरह का पीक पे जा कर के फिर उसके बाद डिमिनिश होने लग जाती है, मतलब एक लेवल पे आके फिर उसके बाद सैलरीज आपकी कम होने लग जाती हैं। तो ये भी फ़र्क पड़ता है टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में। तो इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को समझ करके ही 12वीं के बाद क्या करना है उसका निर्णय लें। इसमें सजेशन देने के लिए यूजुअली क्या होता है कि अपने आसपास के लोग काफ़ी सारे सजेशन देते हैं कि अरे तुम तो कुछ नहीं करो, बीएससी कर लो या कोई भी सिंपल सा ग्रेजुएशन ले लो और फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन की कोचिंग कर लो। फिर उसके बाद में कुछ और कोई सजेशन देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कई लोगों को कॉल करते हैं, हम बहुत सारा एनालिसिस अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन सही आपको जो राय है वो दे सकता है जो आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल है। मान लीजिए कि कोई आपका साथ वाला या कोई आपके पापा के दोस्त का बेटा या बेटी अगर वो कोई टेक्निकल ग्रेजुएट हैं और किसी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं तो सजेशन आपको उनसे लेना चाहिए। मान लीजिए कि कोई अच्छी कंपनी में बेंगलोर में काम कर रहा है, किसी मेट्रो में काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है और उसके बाद में उससे आप सजेशन लीजिए कि क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम सही है। मान लीजिए कि उन्होंने जो भी चूज़ किया हो सकता है कि उससे भी अच्छा वर्जन कुछ मार्केट में आ गया हो, उससे भी अच्छा कोई कोर्स आ गया हो। तो इसलिए हमें 12वीं के बाद में क्या करना है ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। ये सब अच्छा तो लगता है कि बीएससी या कुछ भी सिंपल ग्रेजुएट अपन हो जाएंगे और साथ साथ में कोई सा कंपटीशन की कोचिंग भी कर लेंगे, लेकिन मेरी बात मानिए इससे हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी न किसी टेक्निकल कोर्स को पकड़ें और अपना जो फ्यूचर है उसको हम एक फाइनाइट डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि लाइफ में चॉइस की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें मैंने एक इंग्लिश की एक सेइंग थी उसका भी जिक्र किया था, वॉट एवर वी आर टुडे वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ चॉइसेस मेड इन द पास्ट। तो इसको मैंने बहुत इलाबरेट करके अपने पहले वीडियो में समझाया था, उसको बिल्कुल ध्यान दें और उसको फिर से एक बार देखें और फिर समझें कि चॉइस से कितना क्या फ़र्क पड़ता है। 12वीं के बाद हमें क्या करना है उसका चॉइस करने के लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि अभी तो ठीक है आपके पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स अभी वेल टू डू हैं, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। आज के 10 साल बाद आप अपने पेरेंट्स की एज को सोचिए कि उनकी एज क्या होगी और वो क्या आज की तरह ही काम कर पाएंगे। तब एक्चुअली आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी एक अच्छी नौकरी की। उस समय पे आपको अपनी इंडिविजुअल फैमिली की भी लायबिलिटीज उठानी रहेंगी, प्लस माता पिता के प्रति अपने फ़र्ज़ को भी अदा करना रहेगा आपको। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में आप एक अच्छा डिसीजन लें 12वीं के बाद में। तो आप क्या करना है उसमें ये चीज़ ज़रूर सोच के रखें कि पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप कितने अच्छे से निभा पाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको बहुत अच्छे से पाला पोसा है, आपको अपनी बेस्ट ऑफ दी एमिनिटीज़ यानी कि अपने हिसाब से जितनी भी वो सुख सुविधा आपको दे सकते थे तो वो सारी की सारी उन्होंने मुहैया कराई। तो आपका जब लेकिन इसको रिटर्न करने का टाइम आएगा, जो हम कुछ हमारे मतलब एंड से करने का टाइम आएगा, तब आप इसको कितने अच्छी तरह से कर पाएंगे, इसको सोच समझ के ही 12वीं के बाद का डिसीजन लें। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक मैंने काफ़ी एग्जॉस्टिव वे में समझाया है और 12वीं के बाद के चयन की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझाया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर से एक बार। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत यूज़फुल है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, लाइक करें, कमेंट करें और ऑफकोर्स सब्सक्राइब करें। टिल देन धन्यवाद, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एजुकेशन।